सो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है ना। तो बेसिकली इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते थे कि दो तरह के मटेरियल्स हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते जिन मटेरियल्स को, उनको हम कह देते हैं कि दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इससे आगे राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है कि कोई भी मटेरियल है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या है, एटम्स है, एटम्स में क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो हमारे पास एटम्स में क्या होगा, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और एक और चीज कि जब हम बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन, ये मान लेते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक करंट भी बनेगा। अब ये क्या हो गया, एक करंट कैरिंग लूप बन गई। जब भी एक करंट कैरिंग लूप है तो एक हमने पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है ना। अब देखिए करंट किस तरह मूव कर है, तो दिस इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, नीचे को होगी, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन किस तरह घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन किस तरह घूम रहा है, इस तरह क्लॉकवाइज है ना। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या होगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगी, ऊपर को होगी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, राइट। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कि आर रेडियस आर में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वैल्यू आएगी दैट इज हाफ ईवी। ये हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ी है। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम में किस तरह अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल्स एंड सब शेल्स है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मटेरियल्स होंगे जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो एफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें लेट्स से 1s2 2s2 2p6 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की आगे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, एक की सेंस क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की सेंस हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट स्पिन्स के होंगे ना। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगी, लेट से ऊपर को है, तो दूसरा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे को होगी। और जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट इस इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, दैट इज हाफ वी आर देख रहे हैं, तो उतनी ही मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, लेकिन एक की डायरेक्शन ऊपर को होगी, दूसरे की डायरेक्शन नीचे को होगी। तो हमारे पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट is zero, is zero, is zero। तो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गई, जीरो। तो इस तरह के मटेरियल्स जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, फॉर एग्जांपल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ठीक है। सो हीलियम हो गया ना, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है। अब जो मटेरियल्स, जिन मटेरियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगी तो क्या होगा, उनको हम बोलेंगे
they are the diamagnetic materials. They are the diamagnetic materials. अब देखिए दूसरा हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम्स में या जिस सब्सटेंसेस में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हैं वो अलग बात है ना, ये हो गया ऐसा हो गया, दैट मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी अनपेड, उसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होगी। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज net magnetic moment is non-zero. That means उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक, हमारे पास मान लो ये तो पेड़ है ना, ये पेड़ है, इनकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गई, लेकिन एक हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो इस तरह के मटेरियल्स में हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होगी। इस तरह के मटेरियल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। इनको भी अगर हम आगे फर्दर हम देखते हैं कि इनको आगे कौन से मटेरियल्स में हम कौन से मटेरियल्स को हम फेरोमैग्नेट्स कहेंगे, कौन से मटेरियल्स को हम पैरामैग्नेट्स कहेंगे, राइट। तो ये चीज आ गई। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन एटम्स से हमारे पास पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगी, तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज द, उनकी अपनी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट है ही नहीं, है ना, दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज द डायमैग्नेटिक। अब कुछ मटेरियल्स होंगे जहां हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो होगी। तो उस तरह के मटेरियल्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। देखिए एक बार देख लीजिए फिर आगे करते हैं। सो देखिए, अब देखिए जब हम फेरोमैग्नेट्स या पैरामैग्नेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। अब अगर हमारे पास कोई भी अगर ब्लॉक होगा, है ना, राइट, सो चाहे ये पैरामैग्नेट है चाहे फेरोमैग्नेट है, तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे रीजन्स बन जाएंगे, छोटे छोटे रीजन्स बन जाएंगे, वो रीजन्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में है, राइट। इस तरह के छोटे छोटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ये तो है नहीं कि सारे सारे एक इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉक इस तरह घूम रहे हैं, कोई इस प्लेन में होगा, कोई इस प्लेन में होगा, कोई किसी प्लेन्स में होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन रैंडम प्लेन्स। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास छोटे छोटे रीजन्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रीजन्स जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो हमारे पास मान लो ये छोटा सा रीजन आ गया, ये छोटा सा रीजन आ गया, ये छोटा सा रीजन आ गया, इस छोटे से रीजन के मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ हमारे पास इस तरह का छोटे छोटे रीजन्स बन गए, राइट। ये हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे रीजन्स बन गए, राइट। तो ये आ गया, ठीक है, इस तरह हम बना सकते हैं, राइट। तो ये आ गया, इस तरह के छोटे छोटे रीजन्स बन गए। जो छोटे छोटे रीजन्स इस तरह बन गए जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, सो ये हमारे पास छोटा सा रीजन बन गया जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ये छोटा सा रीजन ये बन गया इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ये छोटा सा रीजन बन गया जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। लेकिन सभी का रिजल्टेंट क्या आएगा, इट विल बी अ नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट,
राइट। इन सभी का अगर सभी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, सभी को अगर ऐड करेंगे है ना, तो उसकी अगर मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमेशा नॉन जीरो आएगी फॉर द केस ऑफ द पैरामैग्नेट्स एंड द फेरोमैग्नेट्स, है ना। डायमैग्नेट्स तो हम इस चीज की बात ही नहीं करते, राइट। उसमें तो हमने कहा था कि ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो आएगी। तो ये जो छोटे छोटे रीजन्स बन गए जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगी, सो दीज आर द स्मॉल रीजन्स। ये हमारे पास स्मॉल रीजन्स बन गए, रीजन्स हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि इन रीजन्स को हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं दीज आर द डोमेन्स, राइट। ये छोटे छोटे रीजन्स हो गए, इनको हम कहते हैं डोमेन्स, राइट। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड, राइट, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर एक डाइपोल रखते हैं, है ना, तो लेट्स से एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ है ना, तो अगर ये डाइपोल है तो ये डाइपोल किस डायरेक्शन, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये डाइपोल्स जो हैं, तो अगर ये डाइपोल की मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो हमने मान लिया एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। अब होगा क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन साउथ पोल पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपने आप को इस तरह की पोजीशन में लेके जाएगा जहां पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगी और रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगी। तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। अब इससे क्या हो रहा है, देखिए, इसका मतलब ये डाइपोल जो हो गया, अगर हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपने आप को किस पोजीशन में रखने की कोशिश करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, whenever a dipole is placed in a external magnetic field, so it will align itself along the direction of the magnetic field, along the direction of magnetic field, right। ये चीज आ गई, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंट करेगा। अब देखिए, अगर ये सिस्टम देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अब इसी मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। लेट्स से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में है, दैट इज, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अब देखिए क्या होगा, ये डाइपोल भी अपने आप को किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, इस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा। तो कुछ ये भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ये भी हमारे अपने आप को घुमाने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सभी डाइपोल्स जो हैं अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर उसी सिस्टम को हम, ये रीजन्स आ गया ना, ये छोटे छोटे रीजन्स आ गए, अब मैं उसी तरह से तो नहीं बन पा रहे, ठीक है, ये छोटे छोटे रीजन्स आ गए। यहां पर जो
ये डाइपोल था, जो इस डायरेक्शन में डाइपोल था वो अपने आप को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये डाइपोल जो है छोटा छोटा डोमेन्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंट करने, अलाइन करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, देखिए ये सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इस तरह एक ही डायरेक्शन में आ गई। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, है ना, रिजल्ट, क्योंकि सभी मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है या मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपने आप को किस डायरेक्शन में अरेंज कर रही हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट विल इंक्रीज, ये हो जाएगा, ऐसा इंक्रीज हो जाएगा ना। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिन मटेरियल्स में ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, दे आर नोन एज द फेरोमैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स। तो जहां ये बहुत ज्यादा हो जाएगी उसमें हमारे पास फेरोमैग्नेट्स होंगे। तो जहां मैग्नेटिक मूवमेंट कम है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज लेस, तो उन केसेस को, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर द पैरामैग्नेट्स। यहां हमारे पास मैग्नेट्स आ गया, तो यहां हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ गई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट वेरी लार्ज, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट लार्ज, ज्यादा नहीं होगी लेकिन होगी जरूर ना। जब फेरोमैग्नेट्स वो मटेरियल्स हो गए जहां हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज वेरी वेरी लार्ज, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगी दैट मीन्स उतना ही उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, वो एक मैग्नेट की तरह, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जहां हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है, उस तरह के मटेरियल्स को हम पैरामैग्नेट्स कहते हैं। जहां हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास उस तरह के मटेरियल्स को फेरोमैग्नेट्स कहेंगे। ये डिफरेंशिएशन है पैरामैग्नेट्स और फेरोमैग्नेट्स में, राइट। अब देखिए यहां अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस रीजन में क्या हो गया, देखो यहां अगर हम इसके मटेरियल के अंदर की बात करें, मटेरियल के अंदर की बात करें तो यहां हमारे पास टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही है, बी नॉट तो इधर है ही है, और ये जो डाइपोल्स है या ये डोमेन्स जो बने हैं वो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो एक पर्टिकुलर, एक किस डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हमारे पास इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसमें अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो लेट्स से दैट इज नोन एज द मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां इस रीजन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये मटेरियल का जो अपना मैग्नेटिक मटेरियल बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया मटेरियल में, ये डाइपोल्स एक डायरेक्शन में हो गए तो एक अपने आप को ये हम कहेंगे ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, एक अपना इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किससे हम लिख लेते हैं, Bm से लिख लेते हैं ना। तो यहां हमारे पास टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड दिस मटेरियल, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, B0 प्लस Bm।
m। तो इस तरह हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर आ गया। जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उतना जितना ज्यादा हम एफर्ट करेंगे, उतना चांसेस क्या होंगे, मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के ज्यादा चांसेस होंगे ना। सो यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये तो है नहीं कि हर एक मटेरियल मैग्नेटाइज, कुछ मटेरियल्स जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ मटेरियल्स मैग्नेटाइज होंगे नहीं, कुछ मटेरियल्स बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएंगे ना। दैट मीन्स इस मटेरियल मैग्नेटाइज होने में दूसरी चीज क्या होती है, मैग्नेटिक जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका अपना प्रॉपर्टी क्या है, ये हम कहेंगे उसकी अपनी इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं। सो हमारे पास ये चीज होगी, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो ये हमारे पास मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है ना। जैसे हम कोई कहें कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट कितना है, रिजल्ट पूरा भी आ सकता है, रिजल्ट कम भी आ सकता है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो हमारे पास ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, इसकी अपनी अपनी लिमिटेशन होगी, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो वो फैक्टर्स को हम कहेंगे कि ये जो चीज है वो हमारे पास किस चीज पर, उसको हम कहेंगे दे आर द सर्टेन इंटरनल फैक्टर्स आ गया। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कितना एक्सटर्नल सोर्स से लगा रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मटेरियल की कैपेसिटी क्या है मैग्नेटाइज होने की, राइट, कुछ उस मटेरियल की कैपेसिटी क्या है मैग्नेटाइज होने की, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इंटरनल फैक्टर, उस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, राइट।